नमस्कार दोस्तों, टिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक्स क्विक रिवीजन सीरीज में। आज हम लोग कवर करेंगे इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल भी चिंता नहीं करेंगे, एक एक कॉन्सेप्ट को हम लोग बहुत आराम से पढ़ते हुए चलेंगे। यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस हमने कवर किए हैं वो पास्ट ईयर्स के हैं और पूरी संभावना है कि आने वाले वर्षों में भी यहाँ से प्रश्न बनेंगे। क्लास देखिए, जब भी इकोनॉमिक्स की बात आती है तो यहाँ पर आपको डायनेमिक पोर्शन के साथ साथ स्टैटिक पोर्शन दोनों पर फोकस करना पड़ता है। स्टैटिक पोर्शन में कवर कर रही हूँ, डायनेमिक पोर्शन में करंट अफेयर्स आते हैं जिसको कि आपको अपडेट करना है और डिकोड पे आपको कई लेक्चर्स मिल जाएंगे जो कि करंट अफेयर बेस्ड है, जहां पर इकोनॉमिक्स कवर किया गया है। तो उन लेक्चर्स को आप लोग जरूर देखिएगा परीक्षा में अपीयर होने के पहले, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ। आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आप लोगों को दूंगी फाउंडेशन कोर्स की, जो कि डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए लेकर आया है। इस फाउंडेशन कोर्स में एंटायर आरओ के सिलेबस को कवर किया गया है थ्रू वीडियो लेक्चर्स। यहाँ पर आपको नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा पीडीएफ के फॉर्मेट में, आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी जहां पर आप अपने परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट कर सकते हैं और अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट होता है तो आप पूछ भी सकते हैं। क्लास नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, अगर इस कोर्स से रिलेटेड आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं। डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज भी लेकर आया है जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो अगर आप चाहें तो इसके बारे में इंक्वायरी कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है और फिर आप अगर चाहें तो इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन भी कर सकते हैं। डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए समान हिंदी की पुस्तक भी लेकर आया है जो कि आप घर बैठे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर सकते हैं या फिर अगर आप चाहें तो इसको अपने नियरेस्ट बुक स्टोर पे जाकर खरीद भी सकते हैं। क्लास अगर कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, कोई भी इंक्वायरी करना है तो व्हाट्सएप नंबर पर आप कर सकते हैं। चलिए अब आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम कुछ नए टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ कुछ चीजें रिवाइज करेंगे जो कि पहले मैंने आपको पढ़ाया है। यहाँ पर देखिए, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। एक डायरेक्ट प्रश्न था पेपर में कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 15 मार्च को मनाया जाता है, याद रखिएगा। वर्ष 1946 में स्थापित संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के सदस्य के रूप में सम्मिलित प्रथम भारतीय महिला कौन थी, तो वो आपकी श्रीमती हंसा मेहता थी। ISO 14001 ये आपका क्या है? ये एक अंतर्राष्ट्रीय प्रमाण पत्र है जो प्रदूषण नियंत्रण प्रणाली स्थापित करने वाली औद्योगिक इकाइयों को दिया जाता है। परीक्षा में डायरेक्ट प्रश्न याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए BEE ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर में आती है। ये आपने देखा होगा जितने भी आजकल नए इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आते हैं, जैसे कि रेफ्रिजरेटर में देखो तो कुछ इस तरीके का लेवल लगा रहता है, यहाँ पे BEE लिखा रहता है और एनर्जी सेविंग्स में दिया रहता है कितने स्टार है, 2 स्टार है, 3 स्टार है, 4 स्टार है। तो वही चीज पूछ रहा है कि BEE कितने प्रोडक्ट्स को, यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट्स के नाम दिए गए थे, किनको किनको लेबल देती है। तो यहाँ पर फैन था आपका, ठीक है, गीजर था, अभी आपको पता रेफ्रिजरेटर भी। अप्रोक्सीमेटली 26 अप्लायंसेस ऐसे होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस, जिनको की BEE अपना लेबल देती है, स्टार्स देती है, ठीक है। व्यापार एवं माल निशान एक्ट पारित किया गया था कब? 1958 में। यहाँ पे देखिए POCSO की बात की गई है जिसको कि पॉस्को एक्ट भी कहते हैं। पॉस्को एक्ट किससे रिलेटेड है? ये बच्चों से रिलेटेड है। अगर आप इसका फुल फॉर्म देखेंगे तो P स्टैंड फॉर प्रोटेक्शन, O स्टैंड फॉर ऑफ, C स्टैंड फॉर चिल्ड्रेन, फ्रॉम, S स्टैंड फॉर सेक्सुअल, O स्टैंड फॉर ऑफेंस। बच्चों को बचाने की बात की गई है किसी भी सेक्सुअल ऑफेंस से। तो ये किस चीज से रिलेटेड है? बच्चों से रिलेटेड है। ये भी एक डायरेक्ट प्रश्न था, आसान सा। भारत सरकार द्वारा घोषित ABC इंडेक्स की बात की गई है। ABC इंडेक्स किससे रिलेटेड है? ये स्वास्थ्य से रिलेटेड है, हेल्थ से रिलेटेड है। अगर हम इसका फुल फॉर्म देखेंगे तो इसका फुल फॉर्म क्या है? अचीवमेंट्स ऑफ बेबीज एंड चिल्ड्रन इंडेक्स, ठीक है, याद रखिएगा। जयंत पाटिल समिति संबंधित है
जैन पाटिल समिति जो है, कमिटी जो है जैन पाटिल, वो किससे रिलेटेड है? वो अति अल्प वर्षा वाले क्षेत्रों के विकास से रिलेटेड है। कमिटीज से रिलेटेड प्रश्न पेपर में बनते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया है, और आज की क्लास में हम डिस्कस भी करेंगे, रिवाइज भी करेंगे। गॉडगिल मुखर्जी सूत्र के अंतर्गत अधिकतम भार दिया गया है किसको? जनसंख्या को, याद रखिएगा। यहां पर देखिए कुछ व्यक्ति दिए गए हैं और उनसे संबंधित क्षेत्र दिए गए हैं। एमएस स्वामीनाथन की जब हम बात करते हैं तो हम हरित क्रांति की बात करते हैं, ग्रीन रिवॉल्यूशन की बात करते हैं। मैंने आपको कई बार ये चीज बताई है, जब भी हम हरित क्रांति की बात करेंगे, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन वर्ल्ड, जब वर्ल्ड की बात करेंगे तो हम नॉर्मन बोरलॉग की बात करेंगे। परीक्षा में पूछा गया था कि नॉर्मन बोरलॉग को किस फील्ड में नोबेल पुरस्कार मिला है, तो आप याद रखेंगे पीस, ठीक है, पीस में नॉर्मन बोरलॉग को नोबेल पुरस्कार मिला था, और इनको फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन वर्ल्ड कहते हैं। अगर भारत के कंटेक्स्ट में हम बात करेंगे हरित क्रांति के जनक, तो आप एमएस स्वामीनाथन जी का नाम याद रखेंगे। एलके झा कराधान से रिलेटेड है, ठीक है। यहाँ पे देखिए सीटी कुरियन, यहाँ पे सीटी कुरियन का नाम दिया गया दूध उत्पादन से, याद रखिए। जब भी हम डेयरी प्रोडक्ट की बात करेंगे, डेयरी प्रोडक्शन की बात करेंगे, जब भी हम व्हाइट रिवॉल्यूशन की बात करेंगे, ठीक है, सफेद क्रांति की बात करेंगे, तो यहाँ पे हम वर्गीसी कुरियन का नाम याद रखेंगे, और वर्गीसी कुरियन को हम फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। मोरारजी देसाई, बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण। यहाँ पर देखिए कुछ समितियां दी गई हैं। गायपोरिया समिति जो है वो बैंकिंग सेवा सुधार से रिलेटेड थी, ठीक है। यहाँ पर ये पूछा गया है कमिटीज जितनी भी दी गई है, तो एक जगह नोट डाउन जरूर करिएगा, ठीक है। नानजुन तप्पा समिति जो है वो किससे रिलेटेड है? रेलवे से रिलेटेड है। नाना के साथ रेल पे बैठ के घूमने गए, तो यहाँ पे याद रखिएगा, है नहीं, नानी तेरी मोरनी को उन चोरों को खूब नचाया, तो यहाँ पे कुछ ऐसे याद कर लेना। तो नान जहां पर भी आएगा रेलवे, ठीक है, तो रेलवे से रिलेटेड है। रंगराजन समिति की बात करेंगे तो ये भुगतान संतुलन से रिलेटेड है। रेकी कमेटी की बात करेंगे तो ये अप्रत्यक्ष करों से रिलेटेड है। अभी कुछ और कमिटीज को भी हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। आप लोग क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एक जगह नोट डाउन कर लीजिएगा। कभी कभी समाचारों में आने वाले गॉडगिल समिति रिपोर्ट और कस्तूरी रंजन समिति रिपोर्ट किससे रिलेटेड है? ये आपके पश्चिमी घाटों के संरक्षण से रिलेटेड है, ठीक है, याद रखिएगा। यहां पर देखिए दत्त समिति की अगर हम बात करेंगे तो ये औद्योगिक लाइसेंसिंग से। वांचू समिति की बात करेंगे 1971 में आई थी, प्रत्यक्ष कर से, ठीक है। राजमन्नार समिति की बात करेंगे तो यहाँ पर केंद्र राज्य संबंध से। यहाँ पर हम सरकारिया कमीशन की भी बात करते हैं तो वो भी केंद्र राज्य संबंध से रिलेटेड है, सेंटर स्टेट रिलेशनशिप से। चक्रवर्ती समिति की बात करेंगे तो मौद्रिक प्रणाली से, ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी जिसको कि हम कहते हैं। तो यहाँ पर क्लास नोट डाउन कर लीजिए अगर आपको नोट डाउन करना है एक एक पॉइंट को, क्योंकि परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है और पूरी संभावना है आएंगे भी। यहाँ पर देखिए इस तरीके का प्रश्न था, विशेषज्ञता का नाम दिए गए थे, मतलब यहाँ पर कुछ नाम दिए गए थे और पूछा गया था कि ये लोग किस फील्ड से रिलेटेड है, किस फील्ड के विशेषज्ञ हैं, ये पूछा गया था। तो पार्थ सारथी सोम की बात जब की गई थी तो वो कराधान से रिलेटेड थे। अशोक गुलाटी कृषि से रिलेटेड थे। मौद्रिक नीति की जब हम बात करेंगे तो श्री रंगराजन, ठीक है, और अरविंद पनगड़िया की जब हम बात करेंगे तो भारतीय अर्थव्यवस्था नियोजन व राज्य स्तरीय सुधार से रिलेटेड थे। तो ये दो तो आपको याद रखने हैं, श्री रंगराजन का नाम और अरविंद पनगड़िया जी का नाम, ठीक है, ये दोनों जरूर याद रखिएगा। रिजर्व बैंक के गवर्नर जो वित्त मंत्री भी हुए थे, अब कौन से रिजर्व बैंक के गवर्नर थे जो कि आपके फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे, उनके नाम पूछा गया है। तो यहाँ पर आप याद रखेंगे सीडी देशमुख जी का नाम और मनमोहन सिंह का नाम, ठीक है, इस तरीके के प्रश्न भी बनते हैं पेपर में। विमल जालान प्रथम अध्यक्ष थे कहाँ के, किस चीज की बात की गई है? विमल जालान प्रथम अध्यक्ष कहाँ के थे? व्यय प्रबंध आयोग के, ठीक है, व्यय प्रबंध आयोग के। दृष्टि 2025, ये दृष्टि 2025 किस चीज से रिलेटेड थी? ये खाद्य उत्पादन में वृद्धि से रिलेटेड थी, याद रखिएगा क्लास। ये देखिए वे सूचक जिनका IFP
UNFPRI द्वारा वैश्विक भुखमरी सूचकांक, जिसको कि हम ग्लोबल हंगर इंडेक्स भी कहते हैं, रिपोर्ट बनाने में उपयोग किया जाता है। मतलब यहाँ पर जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है वहां पर जो पैरामीटर्स है उन पैरामीटर्स की बात की गई है। तो देख लीजिए, अल्प पोषण की बात की गई है, मतलब अंडर नरिशमेंट की बात की गई है, शिशु वृद्धि रोधन की बात की गई है, तो चाइल्ड अंडर न्यूट्रिशन की बात की गई है, शिशु मृत्यु दर की बात की गई है, तो चाइल्ड मोर्टेलिटी की बात की गई है। तो यहां पर याद रखिएगा, जब भी ग्लोबल हंगर इंडेक्स आएगा तो ये 3 पैरामीटर्स आपको याद रखने हैं, परीक्षा में पूछे जाते हैं। अब ये वाला जो प्रश्न है ये तो यूपीएससी का प्रश्न है, इसको हमने इन्वॉल्वमेंट में भी डिस्कस किया था कि इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन, अभ्यस्त राष्ट्रीय निर्धारित अंशदान किस चीज से रिलेटेड है, तो ये आपका जलवायु परिवर्तन का सामना करने के लिए विश्व के देशों द्वारा बनाई गई कार्य योजना के संदर्भ में था। ठीक है, तो यहाँ पे जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उससे रिलेटेड जो एक कार्य योजना के संदर्भ में एक संगठन बनाया गया था उससे रिलेटेड है ये। ठीक है, चलिए, नेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी रिसर्च कहां पर है, तो ये आपका नई दिल्ली में है। ठीक है, राज्य एवं राष्ट्रीय लैंड यूज बोर्ड तथा राष्ट्रीय लैंड रिसोर्सेज कंजर्वेशन एवं डेवलपमेंट कमीशन जिन समस्याओं से मुख्यतः जुड़े हुए हैं उनका संबंध किससे है, खेती योग्य भूमि की पहचान एवं उनके विकास से रिलेटेड है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भूमि अधिग्रहण विधेयक लोकसभा में पारित हुआ था, तो ये भूमि अधिग्रहण विधेयक जो है वो आपका 9th संशोधन के पश्चात पारित हुआ था, याद रखिएगा। हरियाली कार्यक्रम किस चीज से रिलेटेड है, तो जब भी हरियाली की बात आती है तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं पेड़ों से, लेकिन आप याद रखिएगा यहाँ पर जो हरियाली कार्यक्रम है वो आपका रिलेटेड है जल के संचयन से। ठीक है, वाटर कंजर्वेशन से रिलेटेड है, ये चीज आपको याद रखनी है। यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिया, ये पूछा गया पॉइंट है। आप में से बहुत से स्टूडेंट को नींद आ रही होगी, लग रहा होगा कि मैम आप क्या बता रही, लेकिन क्लास यही सब प्रश्न पेपर में पूछे गए हैं और पूरी संभावना है कि आने वाले परीक्षा में भी 1-2 प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है। मैंने इसीलिए बोला इस क्लास के स्टार्टिंग में, अगर पॉसिबल होगा तो 1-2 बार इस लेक्चर को रिवाइज कर लेना, चला के छोड़ देना, कोई भी काम करते रहना, ठीक है, लेकिन सुन जरूर लेना। अब देखो यहाँ पे बहिनी दरबार समाचार पत्र महिलाओं द्वारा और महिलाओं के लिए प्रकाशित होता है, कहां से, मध्य प्रदेश से। विश्व के जल संसाधनों का लगभग भारत के पास उपलब्ध है क्या, कितना प्रतिशत, 4%, ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, विश्व की बात की गई है, विश्व का 4% भारत के पास जल संसाधन है। वर्तमान में ग्रीन हाउस गैस का सर्वाधिक उत्सर्जन कौन करता है, चाइना करती है। एग मार्क का संबंध देखिए किस चीज से रिलेटेड है, क्वालिटी से रिलेटेड है। ठीक है, यहाँ पर एग मार्क ये एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को दिया जाता है, एग मार्क की बात की जा रही है। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, एग मार्क। चल यहाँ पर देखिए ई चौपाल नामक ग्रामीण विपणन तंत्र प्रारंभ किया गया था, किसके द्वारा, आईसीटी के द्वारा। ठीक है, आईसीटी के द्वारा, जिसका कि मेन पर्पस क्या था, ई चौपाल द्वारा जो फार्मर्स है उनको हम लोग नेट के थ्रू प्रोक्योरमेंट एक अच्छा प्रोक्योरमेंट प्राइस प्रोवाइड कर सके और मतलब कनेक्ट कर सके नेट के थ्रू। ठीक है, एक मार्केट प्रोवाइड कर सके नेट के थ्रू। तो ई है ना, ई जहां पर भी लगा मतलब यूज ऑफ इंटरनेट, यूज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। और चौपाल ये किसके लिए था, जो रूरल फार्मर्स थे उनके लिए ये प्लेटफॉर्म बनाया गया था आईसीटी द्वारा। चलो, बाजार अर्थव्यवस्था का प्रबल समर्थन किया था। बाजार अर्थव्यवस्था का समर्थन किसने किया था, एडम स्मिथ ने, रिकार्डो ने, जेके गलब्रेथ ने। ठीक है, लुप्त होती महिलाओं का विचार किसके द्वारा दिया गया था, अमर्त्य सेन द्वारा। नोबेल प्राइज किसको मिला है बताइए कमेंट बॉक्स में। भारतीय पर्यटन के स्वर्ग त्रिभुज में सम्मिलित शहर कौन कौन से हैं, आगरा, दिल्ली और जयपुर। ये सारे प्रश्न परीक्षा में पूछे गए हैं। विश्व का लगभग 50% कच्चा इस्पात का उत्पादन प्राप्त होता है कहां से, आपके चाइना से, चीन से। यहां पर देखिए सही सुमेलित करना है। जेपी मॉर्गन चेंज की बात की गई है, तो ये वित्तीय सेवाओं से रिलेटेड है। ठीक है, रॉश होल्डिंग एजी आपका स्वास्थ्य सेवाओं से, हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड है। ये फाइनेंस सेक्टर से रिलेटेड था जो पहले वाला था। ठीक है, जेपी मॉर्गन। WL रॉस की बात करेंगे तो ये आपका प्राइवेट एवं कंपनी इक्विटी फर्म है।
और वॉरबर्ग पिंक्स की बात करेंगे तो ये प्राइवेट इक्विटी फंड है। तो यहाँ पर डायरेक्ट प्रश्न था, मैच करना था, ठीक है, जिसमें से बहुत से स्टूडेंट्स को रॉश होर्डिंग के बारे में पता था कि ये हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड है। जेपी मॉर्गन के बारे में भी बहुत से स्टूडेंट ने सुना था, उनको पता था ये वित्तीय सेवाओं से रिलेटेड है। चलिए यहाँ पर देखिए, इंडियन इकोनॉमी गांधीयन ब्लूप्रिंट नामक पुस्तक लिखी है किसने? यहाँ पर पहला ये देखिए, इंडियन इकोनॉमी गांधीयन ब्लूप्रिंट, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? चरण सिंह द्वारा लिखी गई है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? मदन मोहन मालवीय थे। बंदी की द्विविधा, मतलब यहाँ पे प्रिजनर डायलेमा की बात की गई है, डायलेमा की, तो वो किस चीज से रिलेटेड है? यहाँ पर क्लास मेनली ये होता है कि दो लोग जो कि एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, जिनको एक दूसरे से कोई प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं है, एकदम अलग हैं, ठीक है, उनके बीच में किस तरीके से हम एक रिलेशनशिप को स्टैब्लिश कर रहे हैं, दोनों सहमत हो रहे हैं कि नहीं, इस तरीके का है ये आपका प्रिजनर्स डिलेमा जब आप पढ़ेंगे। तो क्रीड़ा सिद्धांत के अंतर्गत स्थितियों में एक, यहाँ पर ये इस तरीके का प्रश्न था, तो आप ये याद रखिएगा कि दो लोग जो कि एक दूसरे से बिल्कुल भी किसी भी तरीके का उन कांटेक्ट नहीं है, अब उन दो लोगों को अलग अलग तरीके के ऑफर दिए जाते हैं कि ये ऑफर तुमको दिया जा रहा है, क्या तुम इस ऑफर को एक्सेप्ट करोगे कि नहीं, ये ऑफर तुमको दिया जा रहा है। लेकिन इसमें जो बेस्ट रिजल्ट मिलता है वो तब मिलता है जब दोनों एक दूसरे को ना जानते हुए भी एक दूसरे के सहयोग, मतलब एक दूसरे की डिसीजन को ना जानते हुए भी दोनों एक दूसरे को सहयोग करने की बात करते हैं। तो ये इतना मत परेशान होइए, ऐसा नहीं पूछेगा, ये जब आप लोग पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं तो इसमें हम लोग एकदम अच्छे से पढ़ते हैं प्रिजनर्स डिलेमा। चलो, ट्रस्टीशिप की अवधारणा प्रस्तुत की थी किसने? महात्मा गांधी ने, ठीक है। गांधीवादी अर्थव्यवस्था जो है वो आधारित है किस पे? न्यास पे। केवीआईसी की बात की गई है। खादी एवं ग्रामीण उद्योग कमीशन का मुख्यालय कहां पर है? मुंबई में है। इसका एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था केवीआईसी का? 1957 में। और किस 5 ईयर प्लान के थ्रू? पंचवर्षीय योजना के थ्रू। तो आप याद रखेंगे सेकेंड 5 ईयर प्लान के थ्रू। तो सारे ही प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर देख लो, कुछ संगठन के नाम दिए गए हैं और मुख्यालय के नाम दिए गए हैं। यूएनओ की जब हम बात करेंगे तो न्यूयॉर्क हो गया, ठीक है। WTO की बात करेंगे तो यहाँ पे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जेनेवा हो गया। ILO की बात करेंगे, इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जेनेवा हो गया, ठीक है। और यहाँ पर FAO की बात करेंगे तो आप याद रखेंगे रोम। तो मुख्यालय से भी रिलेटेड प्रश्न परीक्षा में पूछते हैं तो ध्यान रखिएगा। वेल्थ ऑफ नेशन किसके द्वारा लिखी गई है बताइए? वेल्थ ऑफ नेशन जो है वो एडम स्मिथ द्वारा लिखी गई है। एक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये श्रीमती जॉन रॉबिन्सन है, ठीक है। RBI का मुख्यालय कहां पर है? मुंबई में है। ये नहीं पूछेगा लेकिन तब भी याद रखिएगा। नोबेल पुरस्कार विजेता भारत के अर्थशास्त्री जो हैं वो कौन है? जो भारत के अर्थशास्त्री हैं और नोबेल पुरस्कार विजेता है अमर्त्य सेन, ठीक है। फिर यहाँ पे भारत में प्रतिस्पर्धा आयोग का गठन कब किया गया था? 2003 में। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग स्थापित किया गया था कब? 1956 में। भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान स्थापित है कहां पर? ये आपका अहमदाबाद में है, ठीक है। राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान कहां पर है? ये आपका है नोएडा में, याद रखिएगा। भारतीय उद्योग महासंघ CII के नए अध्यक्ष कौन है? R दिनेश है, याद रखिएगा। इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के अनुकूल हैं। मैंने आपको बताया है ना कि इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स को दिया जाता है। देश का पहला इन्वेस्टमेंट एवं मैन्युफैक्चरिंग जोन कौन सा था? वो आपका आंध्र प्रदेश था। फॉर्च्यून पत्रिका के ग्लोबल 500 सूची में स्थान पाने वाली निजी क्षेत्र की सर्वप्रथम कंपनी कौन सी थी? ये रिलायंस इंडस्ट्रीज थी आपकी, ठीक है, याद रखिएगा। एग मार्क की जब भी हम बात करेंगे ये गुणवत्ता से रिलेटेड है। ई चौपाल मैंने आपको बता दिया है। ई चौपाल किसके द्वारा दिया जाता है? जल्दी से बताइए। ICT द्वारा दिया जाता है। बाजार अर्थव्यवस्था का प्रबल समर्थन किसने किसने किया था? एडम स्मिथ ने किया था, रिकार्डो ने किया था, JK गलब्रेथ ने किया था। लुप्त होती महिलाएं का विचार ये किसके द्वारा दिया गया? अमर्त्य सेन द्वारा दिया गया। और ये पहले भारतीय जिन्हें की अर्थव्यवस्था में नोबेल पुरस्कार मिला था। अर्थव्यवस्था की बात की है इसलिए पहले भारतीय की बात की है। भारतीय पर्यटन के स्वर्ण त्रिभुज में सम्मिलित है आगरा, दिल्ली और जयपुर।
और ये सब मैंने आपको बता दिया है। विश्व का लगभग 50% कच्चा इस्पात मतलब स्टील का उत्पादन प्राप्त होता है कहां से? चाइना से, याद रखिएगा, चीन से। यहां पर देखिए जुलाई 1991 में मुद्रा का अवमूल्यन किया गया था 20%, ठीक है, 20%। अब समझो अगर भारत में 50 रुपए जो है वो $1 के बराबर है तो हम क्या कर दें, हम कर दें 55 रुपीज जो है वो अब से $1 के बराबर होगा। तो यहाँ पर जो वैल्यू ऑफ मनी थी उसको हमने क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया। वैल्यू ऑफ मनी मतलब डिवैल्यूएट कर दिया। वैल्यू को जो रुपए की जो वैल्यू थी उसको हमने क्या कर दिया बताओ, कम कर दिया, डिवैल्यूएट कर दिया। पहले $1 जो था, 50 रुपए जो था वो $1 के बराबर था, लेकिन अब 55 रुपए $1 के बराबर है, मतलब -5। ये देखो यहाँ पे मतलब हमने क्या किया, यहाँ पे प्लस किया लेकिन हमने इसको डिवैल्यू किससे की, 5 से डिवैल्यू की, ठीक है, समझ में आ गया होगा। प्राइस का जो आपका जो पैसा है, जो रुपए है, उसकी हमने वैल्यू कम कर दी। अब ऐसे समझ लो, एक क्वांटिटी को लेके चलते हैं कि $1 से पहले आप क्या खरीद सकते थे, एक टॉफी खरीद सकते थे, एक टॉफी ले लेते, एक चॉकलेट खरीद सकते थे। तुम मार्केट में गए, तुमने पूछा भैया कितने की चॉकलेट है, उसने बोला $1 की। तो तुमने कहा अच्छा $1 की चॉकलेट है, तो तुम्हारे दिमाग में आया कि मैम ने बोला था अब इतना नहीं है, अब देख लेना कितना है, $1 मतलब 50 रुपए। तुमने 50 रुपए ऐसे ऐसे निकाले, उससे कहा लो भैया 50 रुपए एक चॉकलेट दे दो, ठीक है। लेकिन अभी क्या हुआ, तुम्हें पता नहीं था, 24 घंटे के अंतर में सरकार ने अनाउंसमेंट कर दी कि हमारी जो करेंसी उसको हम डिवैल्यूएट कर रहे हैं, ठीक है, डिवैल्यूएशन हो रहा है, यहाँ पे अवमूल्यन हो रहा है। तो अब क्या हुआ, अब $1 जो है वो 55 रुपए के बराबर है। तुम फिर उसी दुकान पे गए, तुमने कहा भैया जो कल चॉकलेट दिए थे $1 वाली वो आज फिर दे दो। तो उसने कहा लाओ 2 पैसे। तो तुमने निकाला नोट, ऐसे ऐसे गिनना शुरू किया, तुमने 50 रुपए उसको पकड़ा है। तो उसने कहा भैया आपने ध्यान नहीं दिया, डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी हुई है, तो अब आपको इस चॉकलेट के लिए 55 रुपए देने पड़ेंगे। तो सोचो पहले जो चॉकलेट तुम 50 रुपए में खरीदते थे, अब उस चॉकलेट को खरीदने के लिए 55 रुपए देने पड़े, मतलब तुमने अपने करेंसी की वैल्यू को घटा दिया। और कंट्रीज ये करती हैं, ठीक है, ज्यादातर चाइना में तुम देखोगे डिवैल्यूएशन ऑफ मनी वो लोग करते हैं, उसका रीजन होता है ट्रेडिंग का, ठीक है। तो वो अगर हम डिस्कस करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, ये चीज समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि 1991 में मुद्रा का अवमूल्यन किया गया था 20% से। भारतीय रुपए का 2 बार अवमूल्यन किया गया है, कब कब, 1991 से 1992 में, ठीक है। यहाँ पर देखो एक बार, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर देखो विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम फेमा प्रभावी हुआ है, कब से, फेमा की बात की गई है। डायरेक्ट प्रश्न बनता है, विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम जिसको कि हम कह रहे हैं, तो यहां पर 2000 में फेमा एक्ट आया था आपका, ठीक है, कि को अंतिम रूप में लाया गया था कब, अंतिम रूप की बात की गई है, प्रभावी हुआ था 2000 से और को अंतिम रूप में 2002 में लाया गया था। भारत सरकार ने, ठीक है, फेमा को प्रतिस्थापित किया था, किस नाम से, ये पहले आपका फेरा था, FE, ठीक है, RA, इसको इन्होंने फेमा कर दिया था, यही चीज पूछा गया है। मुद्रा के अवमूल्यन का प्रभाव डिफ्लेशन से होता है, मुद्रा में, देश के मुद्रा में अपस्फीति का ना होना। देखिए क्लास, यहां पर जब भी हम इन्फ्लेशन की बात करते हैं हम मुद्रास्फीति की बात करते हैं, ठीक है। तो मुद्रास्फीति में बास्केट ऑफ गुड्स की बात करते हैं, लेकिन समझाने के लिए हम लोग एक प्रोडक्ट्स को लेके समझाते हैं। मुद्रास्फीति क्या है, समय के साथ जो वैल्यू ऑफ करेंसी है वो आपकी क्या हो जा रही है, आपकी कम हो जा रही है। पहले तुम्हारे पापा, मेरे पापा या मम्मी पापा सब लोग कहते थे कि हम लोग को जब 1 रुपए मिलते थे ना, 1 रुपए, तो हम लोग बड़े खुश होते थे कि 1 रुपए से हम लोग सारा सामान खरीद लाएंगे, ठीक है। अगर पैसे मिलते थे तब भी हम लोग खुश हो जाते थे। अब हम लोगों को कोई 1 रुपए दे दे तो हम लोग बताएं ये क्या मिलेगा, एक टॉफी भी नहीं मिलेगी। मार्केट में टॉफी खरीदने जाओ तो 2 रुपए की मिलती है, 1 रुपए में कुछ नहीं मिलता है, ठीक है। वो एनवलप में बस 1 रुपए लगा रहता है, शुभ करने के लिए 1 रुपए, कंटिन्यूटी को शो करने के लिए 1 रुपए लगा देते हैं एनवलप में। नहीं तो अब 1 रुपए में क्या मिलता है। तो समय के साथ क्या हुई, जो वैल्यू है करेंसी की वो घटी ना, घटी। तो देखो जब भी हम बात करते हैं, ये तो हो गया इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति, ठीक है। अब जब इसी के उल्टे की बात करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम डिफ्लेशन कहते हैं, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा, जब समय के साथ जो वैल्यू है करेंसी की वो आपकी बढ़ जाए, ये चीज याद रखिएगा। तो यहां पर देखिए क्या लिखा है,
देश में मुद्रास्फीति का ना होना लिखा है यहाँ पर, ये चीज याद रखिएगा, समझ में आ गया होगा। व्यापार चक्र का विशुद्ध मौद्रिक सिद्धांत प्रतिपादित किया किसने? अर्थशास्त्री हार्ट्रे ने। यहां पर देखिए इस तरीके के प्रश्न बनते हैं, जो पुराने अभियान मिशन है वो रिपीट कर दिए जाते हैं। तो एक जगह नोट कर लीजिएगा, सर्व शिक्षा अभियान 2001 में आया, साक्षर भारत मिशन 2009 में आया, ठीक है, 2009 याद रखिएगा। साक्षर भारत मिशन की बात करें, सर्व शिक्षा अभियान 2001, ठीक है, 2001 में, ठीक है, साक्षर भारत मिशन 2009 में, ठीक है, 2009 में, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1987 में, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 1988 में। तो यहां पर इसको याद रखिएगा। यहां पर देखिए कुछ और कार्यक्रम है, जैसे स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना ये आपका 1997, जवाहर रोजगार योजना 1989, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005। क्लास ये ना पुरानी योजना है, पुराने मिशन से, लेकिन परीक्षा में रिपीट हो जाते हैं, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, किसी भी तरीके से याद कर लीजिएगा। सर्व शिक्षा अभियान मैंने अभी आपसे डिस्कस कर लिया, एक बार रिवाइज कर लो। 2001, 2009 में आपका साक्षर, 2009 में साक्षर भारत मिशन, 1987 में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, 1988 में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, ठीक है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना 1997, जवाहर रोजगार योजना 1989, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005। हमने 2 बार इसको रिवाइज कर लिया। यहां पर देखिए कृषि श्रमिक सामाजिक सुधार योजना 2001, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999, ठीक है, रोजगार गारंटी योजना 2006 और फिर प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना 2000। तो आप क्या करोगे, स्क्रीनशॉट ले लोगे, 2-3 बार पढ़ोगे, दिमाग में रहेगा। अगर प्रश्न फंस जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो सोचना कोई बात नहीं है। देखो पढ़ते तो बहुत सारी चीजें हो, लेकिन उसमें से सारी चीजें तो नहीं पूछी जाती है, ठीक है। कुछ चीजें जो आप पढ़े हो पूछ ली जाए, और उतना पूछ ली जाए जितना कि प्रीलिम्स को क्वालिफाई करने के लिए आवश्यक हो, तब तो बल्ले बल्ले हो जाती है, ठीक है। तो इसीलिए पास्ट ईयर्स में जो बार बार चीजें देख रहे हो, कोई ट्रेंड की बार बार रिपीट हो रहा है, दो ये योजना जो है वो पुरानी है, कोई मतलब नहीं होता है पूछने का, लेकिन कई बार परीक्षा में पूछ लिया है तो पढ़ लो। अगर सुमेलित करने को देगा और 4 ऑप्शन दिए रहेंगे सुमेलित करने को, उसमें से 2 ऑप्शन भी अगर आते होंगे तो वो प्रश्न आपका सही हो जाएगा। तो इसलिए याद कर लो, जो बार बार योजनाएं रिपीट हो रही हैं, थोड़ा बोरिंग होता है, लगता है क्यों इस तरीके से पेपर बनाते हैं, पेपर बनाना ही नहीं आता है, मैं होता। अच्छा जब पढ़ने बैठो ना तो कई विचार आते हैं, क्यों इस तरीके के फालतू प्रश्न पूछे जा रहे हैं, क्या करेंगे जान के, कौन सी योजना कब आई, क्या मतलब इन सब चीजों का, मैं होता तो ये सब प्रश्न नहीं बनता। हाँ, ये सब फीलिंग्स आपको आती है, और आपके तरीके से जितने भी स्टूडेंट अपीयर होते हैं सबको आती है पढ़ते समय। जब रटना पड़ता है यहाँ पे ईयर्स और दिनांक तो मन चकराता है, ठीक है। लेकिन क्या करो, पढ़ लो, प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है तो 1-2 बार देख लो। अगर फंस गया तो भगवान को शुक्रिया करना कि थैंक यू भगवान जी, हमने थोड़ा सा फोकस कर लिया था, ठीक है। और अगर नहीं फंसेगा तो मतलब परेशान मत होना, तो और क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, बिल्कुल परेशान नहीं होना, लेकिन पूरा समय इसमें बर्बाद मत करना। अब मैं ये नहीं कह रही हूं कि सारी योजना कब आई है अब बैठ के रटने लगो, बिल्कुल भी नहीं। 1 मार्क्स के लिए ऐसा नहीं है कि आप सारी चीजें रटने लगोगे बार 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 बार, नहीं, बस पढ़ते चलो, दिमाग में चीजें बैठती रहेगी, जब प्रेशर में आओगे तो चीजें और याद रहेगी, भूलेगी नहीं। चलो, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम आरंभ हुआ था 2 अक्टूबर 1952 को, 2 अक्टूबर 1952 को, ठीक है। देखो सामुदायिक विकास कार्यक्रम जिसे 2 अक्टूबर 1952 में प्रारंभ किया गया था, ने रास्ता तैयार किया था किसके लिए, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के विकास के लिए, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम की बात यहाँ पर की गई है, ठीक है। भारत में सामुदायिक विकास के मुख्य निर्माता कहलाते हैं, यहाँ पर देख लीजिए एसके डे, यहाँ पर याद रखिएगा। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान स्थित है, कहां पर है, ये आपका हैदराबाद में है। ये नेशनल रूरल डेवलपमेंट की बात की गई है, नेशनल रूरल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट की बात की गई है, ये कहां पर है, हैदराबाद में है। आश्रय बीमा योजना का उद्देश्य क्या है, ऐसे कामगारों को जो बेरोजगार हो गए हो सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराना, ठीक है। किसको सामाजिक
सुरक्षा उपलब्ध कराना जो बेरोजगार हो गए हैं, कामगार आपके जो पहले जिनके पास काम था लेकिन अभी बेरोजगार हो गए, आश्रय बीमा उनसे रिलेटेड है। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो हमने डिस्कस की थी उसको रिवाइज करेंगे। 1934 में प्रकाशित जो प्लान इकोनॉमी ऑफ इंडिया थी, मैंने आपको बताया था, आप याद रखेंगे प्लान इकोनॉमी ऑफ इंडिया के राइटर कौन है, तो आप बताएंगे आपके विश्वेश्वरैया है। ठीक है, इन्होंने प्लान इकोनॉमी ऑफ इंडिया कब पब्लिश की थी? 1938 में पब्लिश की थी। और इन्होंने प्लान इकोनॉमी ऑफ इंडिया में 10 वर्षीय योजना की बात की थी, 10 वर्षीय योजना की बात की थी। अभी पहले क्या था, 5 वर्षीय योजना की हम बात करते थे ना, प्लानिंग कमीशन की बात करते थे, जिसको कि नीति आयोग ने रिप्लेस कर दिया। तो इतनी चीज याद रखेंगे, प्लान इकोनॉमी ऑफ इंडिया, एम विश्वेश्वरैया। ठीक है, यहां पर आप 1934 में 10 वर्षीय योजना की बात इन्होंने की थी, 10 वर्षीय। यहां पर देखो, जब बात करेंगे प्लानिंग एंड दी पुअर पुस्तक की लेखक कौन है, तो आप याद रखेंगे BS मिन्हास का नाम। यहां पर मैंने आपको कितनी बार बताया है, अब तो रट गया होगा, 1938 और 1939 के सेशन के बारे में मेरे साथ बोलते चलो। जो स्टूडेंट मेरी सारी क्लास देखे उनको रटा होगा। जैसे मैं बोलो 1938 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन को किसने प्रिसाइड किया था? सुभाष चंद्र बोस ने प्रिसाइड किया था, बोस जी ने। ठीक है, और यहां पर आपके इन्होंने किसकी प्लानिंग प्रोग्राम की बात की थी, नेशनल प्लानिंग प्रोग्राम की, जिसको कि पेश किसने किया था? यहां पर देख लीजिए, यहां पर लिखा है राष्ट्रीय नियोजन समिति की बात की गई है। इसके प्रस्तुतकर्ता कौन थे? इसके प्रस्तुतकर्ता आपके जवाहरलाल नेहरू थे। और 1938 में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन हुआ था हरिपुरा में, उसको प्रिसाइड किसने किया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, याद रखिएगा। और 1939 वाला भी त्रिपुरी सेशन भी सुभाष चंद्र बोस ने ही प्रिसाइड किया था, जिसमें सुभाष चंद्र बोस के सामने कौन खड़े थे इनको कंपटीशन देने के लिए? पट्टाभी सीतारमन। ठीक है, जो कि किसके आपके वो थे, मतलब बोलते नहीं किसने इनको सपोर्ट किया था? गांधी जी ने। लेकिन गांधी जी का सपोर्ट होने के बाद भी पट्टाभी जी हार गए और सुभाष चंद्र बोस जीत जाते त्रिपुरी सेशन में। लेकिन त्रिपुरी सेशन में बाद में ये रिजाइन कर देते कुछ कॉन्फ्लिक्ट होने के कारण, और ये फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन करते हैं। और इनके रिजाइन करने के बाद 1939 का त्रिपुरी सेशन कौन प्रिसाइड करता है? राजेंद्र प्रसाद प्रिसाइड करते हैं। यहां पर देख लो, गांधीवादी योजना की बात करेंगे 1943। ठीक है, यहां पर आप याद रखेंगे MN अग्रवाल का नाम याद रखिएगा। बॉम्बे प्लान की जब हम बात करेंगे 1944। अच्छा, यहाँ पे गांधीयन प्लान की बात करते हैं तो कई जगह 1944 दिया रहता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। बॉम्बे प्लान 1944, यहाँ पर आपके 8 इंडस्ट्रियलिस्ट थे। जन योजना, जिसको कि हम प्यूपिल प्लान कहते हैं, 1945 में आया, और MN रॉय का नाम आप याद रखेंगे। सर्वोदय योजना की बात करेंगे तो जयप्रकाश नारायण जी का नाम आपको याद रखना है। चलिए, यहाँ पर जयप्रकाश नारायण के सर्वोदय योजना का उद्देश्य क्या था? ठीक है, अहिंसात्मक ढंग से शोषण विहीन समाज की स्थापना करना। MN रॉय की जन योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या था? आम जनता की आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति सुनिश्चित करना। गांधीवादी योजना का उद्देश्य क्या था? बताइए। जन समुदाय के जीवन स्तर को न्यूनतम निर्वाह स्तर तक लाना। ये सारे प्रश्न परीक्षा में पूछे गए हैं। अब देखिए, 1946 में गठित किस समिति की सिफारिश के आधार पर भारत में योजना आयोग का गठन किया गया था? तो किसकी सिफारिश पर योजना आयोग के गठन किया गया था? वो कमेटी थी आपकी केसी नियोगी। ठीक है, याद रखिएगा, केसी नियोगी का नाम आप याद रखेंगे। गैर संविधिक तथा परामर्शदात्री निकाय के रूप में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 15 मार्च 1950 में। अब योजना आयोग आपकी नहीं है, अब नीति आयोग है, याद रखिएगा। योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन हुआ करते थे? प्रधानमंत्री हुआ करते थे। योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? गुलजारी लाल नंदा जी थे। भारतीय प्रधानमंत्री जो योजना आयोग के उपाध्यक्ष रह चुके थे वो कौन कौन थे? गुलजारी लाल नंदा, ठीक है, PV नरसिम्हा राव, डॉक्टर मनमोहन सिंह। क्लास ये ना परीक्षा में पूछा गया था, तो इसको ध्यान में रखिएगा। तो ये भारतीय प्रधानमंत्री जो कि उपाध्यक्ष रह चुके थे किसके? योजना आयोग के। तो याद रखिएगा, गुलजारी लाल नंदा, PV नरसिम्हा राव और डॉक्टर मनमोहन सिंह। भारत के राष्ट्रपति जो योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। अब राष्ट्रपति की बात की है तो आप याद रखेंगे प्रणब मुखर्जी का नाम। नियाणी समिति की सिफारिश पर राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? राष्ट्रीय विकास
परिषद की बात की गई है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की बात की गई है, इसका गठन 6 अगस्त 1952 को हुआ था। यहां पर देखिए न्याय समिति की सिफारिश पर यह हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। किसकी स्वीकृति के बाद योजना आयोग द्वारा निर्मित कोई योजना का प्रारूप प्रकाशित किया जाता था, तो वो आपके नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल थी, ठीक है, एनडीसी थी, याद रखिएगा। एनडीसी का मुख्य कार्य क्या था? राष्ट्रीय योजना की समीक्षा करना। यहाँ पर राष्ट्रीय विकास परिषद को किसने द्वारा सुपर कैबिनेट की संज्ञा दी गई थी? किसने कहा था कि जो राष्ट्रीय विकास परिषद है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है, वो आपका एक सुपर कैबिनेट है। तो ये आपके के संथानम जी ने कहा था, ठीक है। यहां पर देख लीजिए नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल मॉडल भारत में कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 1951 को। भारत की पंचवर्षीय योजनाओं का प्रमुख उद्देश्य था विदेशी निर्भरता को कम करना तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति, ठीक है। आर्थिक एवं सामाजिक योजना को भारतीय संविधान की किस सूची में रखा गया था? तो ये आपके किस सूची में रखा गया बताइए? इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग को, सामाजिक योजना को, तो ये आपके समवर्ती सूची में, कॉन्करेंट लिस्ट में। और जब भी हम लिस्ट की बात करते हैं, लिस्ट 7 शेड्यूल में है, जिसमें हम राज्य सूची की बात करते हैं ना, हम संघ सूची की बात करते हैं और हम समवर्ती सूची की बात करते हैं। किस देश के सहयोग से भारत में 2 अक्टूबर टू 2 अक्टूबर 1952 से सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया गया था? किसके मदद से? अमेरिका के मदद से। प्रथम पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता किसको दी गई थी? कृषि के विकास को, याद रखिएगा। जो फर्स्ट प्लानिंग कमीशन थी, वो पूरा एग्रीकल्चर बेस्ड थी, पूरा उसमें क्या था? एग्रीकल्चर पे फोकस किया गया था। तो परीक्षा में पूछा जाता है दामोदर घाटी, भांगड़ा नांगल, ठीक है, हीराकुंड परियोजना, ये सब किन पंचवर्षीय योजना के थ्रू आई थी? तो आप बताएंगे प्रथम पंचवर्षीय योजना में, ठीक है। हेराल्ड डोमर मॉडल आर्थिक समृद्धि की प्रक्रिया में किसे सबसे महत्वपूर्ण मानता है? निवेश को, इन्वेस्टमेंट को। ये चीज याद रखेगा। हेराल्ड डोमर मॉडल की बात करेंगे तो इसने पूरा फोकस किस पे किया है? इन्वेस्टमेंट पे। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किसको प्राथमिकता दी गई है? रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन को। पहले में एग्रीकल्चर को, कृषि को, ठीक है, और कृषि को प्राथमिकता दी गई है। और यहां पर आपके दामोदर घाटी, भांगड़ा नांगल और हीराकुंड परियोजना इस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ की गई थी। दूसरे में हम बात करते हैं सेकेंड पंचवर्षीय योजना में, तो यहाँ पे रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन को फोकस किया गया है। देखिए यहाँ पर भारत में समाजवादी ढांचा की स्थापना का संकल्प, ठीक है, सोशलिज्म की बात की गई है, किसमें की गई है? द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। किस योजना के दौरान सिंदरी उर्वरक कारखाना तथा राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर, अब आप खुद सोच लो, सेकंड में हमने रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन पे फोकस किया है, तो यहां पर पहली बार सिंदरी उर्वरक कारखाना, ठीक है, इंडस्ट्री राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर, ठीक है, ये आयरन स्टील इंडस्ट्रीज स्थापित की गई थी सेकेंड प्लानिंग कमीशन के थ्रू। तृतीय पंचवर्षीय योजना में मुख्य कार्यक्रम था आधारभूत उद्योगों का प्रसार। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में उद्देश्य क्या था? स्वावलंबन की प्राप्ति एवं स्थिरता के साथ समृद्धि। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में उद्देश्य क्या था? मैंने डिस्कस कर लिया है। स्वपोषित विकास का उद्देश्य सर्वप्रथम किस पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया था? तो आप बताएंगे चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना काल में राज्यों के मध्य क्षेत्रीय असंतुलन दूर करने तथा राज्यों को वित्तीय सहायता पहुंचाने हेतु कौन सा फॉर्मूला तैयार किया गया था? तो वो था आपका गॉडगिल फॉर्मूला। याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा गया है, ठीक है। यहाँ पे याद रखिएगा चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, ये भी याद रखना है आपको। कौन सा था? फोर्थ प्लानिंग कमीशन थी। राज्यों के मध्य क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने तथा राज्यों को वित्तीय सहायता पहुंचाने हेतु कौन सा फॉर्मूला तैयार किया गया था? गॉडगिल फॉर्मूला। फोर्थ 5 ईयर प्लान में विकास केंद्र उपागम किस पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया था? चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में। ऑपरेशन फ्लड हमने देख लिया है, व्हाइट रिवॉल्यूशन से रिलेटेड है। किस पे आया था? फोर्थ 5 ईयर प्लान में आया था। किसको फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन कहते हैं? वर्गीसी कुरियन को कहते हैं। सब याद हो गया होगा। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की विफलता का मुख्य कारण क्या था? ये फोर्थ 5 ईयर प्लान के फेलियर के पीछे जो मेन रीजन था वो ये था बांग्लादेशी शरणार्थियों की समस्या।
किस पंचवर्षीय योजना को एक वर्ष से पहले ही समाप्त कर दिया गया था? किसको? एक वर्ष के पूर्व ही समाप्त कर दिया गया था, 5वीं पंचवर्षीय योजना को। गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम को सर्वप्रथम किस पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता दी गई थी? 5th 5 ईयर प्लान में, याद रखिएगा। किस योजना में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम चलाया गया था? 5th 5 ईयर प्लान में। 1975 में किस पंचवर्षीय योजना में 20 सूत्रीय कार्यक्रम चलाया गया था? 20 पॉइंट प्रोग्राम की बात किसमें की गई थी? ये भी 5वीं पंचवर्षीय योजना में की गई थी। ठीक है क्लास, अब देखिए ये हमने रिवाइज किया, यहाँ पर कुछ चीजें हमने पहले के क्लासेस में डिस्कस की है। जो इंपॉर्टेंट चीजें वो मैं आपको बताऊंगी। जैसे जब भी हम प्रथम योजना की बात करते हैं तो यहाँ पे सामुदायिक विकास पे हम फोकस करते हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना की बात करेंगे तो तीव्र औद्योगिकरण पे फोकस किया गया। ठीक है, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। यहाँ पे तृतीय योजना की बात करेंगे तो आधारभूत उद्योगों का प्रसार। चतुर्थ योजना की बात करेंगे तो स्वावलंबन की प्राप्ति एवं स्थिरता के साथ समृद्धि। पंचम योजना न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की बात पंचम योजना में 5th 5 ईयर प्लान में की गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, सुमेलित करने को पूछा गया था, आपके परीक्षा में फिर पूछा जा सकता है। 2 अब प्लानिंग कमीशन नहीं है, लेकिन उससे रिलेटेड प्रश्न अभी भी पूछे जाते हैं, इसलिए मैं रिवाइज करा रही हूँ आपको। ठीक है, यहाँ पर देखिए प्रमुख व्यूह रचना के रूप में महिला अंश योजना प्रारंभ की गई थी। महिला अंश योजना की बात की गई है तो ये 9वीं पंचवर्षीय योजना में। भारत में मिड 50s में अपनाए गए महालोबिस प्लान मॉडल का उद्देश्य क्या था? भारी उद्योगों की स्थापना करना। ठीक है, जो हैवी इंडस्ट्रीज का एस्टैब्लिशमेंट करना, याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए सामाजिक न्याय एवं समानता के साथ समृद्धि पर बल किसमें दिया गया था? 7th 5 ईयर प्लान में। नियोजित विकास मॉडल 1 अप्रैल 1951 से लागू था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस पे बेस्ड है? महालोबिस मॉडल पर बेस्ड है। और आपको पता है महालोबिस मॉडल ने किस पे फोकस किया था? इंडस्ट्रियलाइजेशन पे, हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन पे। तो 2nd 5 ईयर प्लान आपका किस पे बेस्ड था? रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन पे। ठीक है, ये सारी चीजें आपको पता होगी। यहाँ पर कमिटीज को एक बार रिवाइज कर लेते हैं, मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है। रंगराजन समिति की जब हम बात करेंगे तो विनिवेश से रिलेटेड है, डिसइन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है। नरसिम्हन समिति की जब हम बात करेंगे तो ये वित्तीय क्षेत्र में सुधार से रिलेटेड है। केलकर समिति की बात करेंगे तो ये कर सुधार से रिलेटेड है। मल्होत्रा समिति की बात करेंगे तो ये बीमा सुधार से रिलेटेड है। आबिद हुसैन समिति की बात करेंगे तो ये लघु उद्योग से रिलेटेड है। बेसल समिति की जब हम बात करेंगे तो ये बैंकिंग पर्यवेक्षण से रिलेटेड है, बैंकिंग सुपरविजन से। चक्रवर्ती समिति की बात करेंगे तो ये आपके मौद्रिक प्रणाली पर कार्य करने के लिए इसका गठन किया गया था कि किस तरीके से आर्थिक विकास हो सकता है। यहां पर देखिए दीपक पारेख समिति की जब हम बात करेंगे तो ये आपके यूटीआई से रिलेटेड है, यूनियन ट्रस्ट ऑफ इंडिया से रिलेटेड। हनुमंत राव समिति की बात करेंगे तो ये उर्वरक से रिलेटेड है, जिसको कि हम फर्टिलाइजर कहते हैं। पारिक समिति की बात करेंगे तो ये आपका अवसंरचना वित्त पोषण से रिलेटेड है, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग से रिलेटेड है। राजा चिलैया समिति की बात करेंगे तो ये कर सुधार से। रेखा समिति जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स से, अप्रत्यक्ष कर से। टंडन समिति बैंकों द्वारा कार्यशील पूंजी वित्त पोषण की प्रणाली से। तारापुर समिति जो है वो आपका कार से रिलेटेड है, पूंजी खाता परिवर्तनीयता से रिलेटेड है, जिसको कि कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी बोलते हैं। वागुल समिति भारत में मुद्रा बाजार से, मनी मार्केट इन इंडिया। वाईवी रेड्डी आयकर छूट की समीक्षा से, रिव्यू ऑफ इनकम टैक्स रिबेट। अभिजीत सेन समिति की बात करेंगे तो दीर्घकालिक खाद्य नीति से, लॉन्ग टर्म फूड पॉलिसी से रिलेटेड है। अब यहाँ पे देख लीजिए, जब हम अतरैया कमेटी की बात करेंगे तो आईडीबीआई का पुनर्गठन, ठीक है, रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ आईडीबीआई। मोटर वाहन कर में वृद्धि आपके किससे रिलेटेड है? भूरेलाल समिति से रिलेटेड है। क्लास यहां से डायरेक्ट प्रश्न बनता है तो इतना एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है। डायरेक्ट प्रश्न बनेगा ये कमिटी किससे रिलेटेड है, तो इसीलिए हम लोग जल्दी जल्दी इसको रिवाइज कर रहे हैं। विमल जुल्का समिति की बात करेंगे तो ये एटीसीओ की कार्य स्थिति से रिलेटेड थी, वर्किंग कंडीशन ऑफ एटीसीओ। सीबी भावे समिति कंपनी की जानकारी, कंपनी इंफॉर्मेशन। चंद्रशेखर समिति उद्यम पूंजी से रिलेटेड थी। कार्य समिति नगद श्रेणी प्रणाली के संचालन की समीक्षा करे, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए कोरे कमेटी ये है, यहाँ पर कोरे कमेटी रिव्यू द ऑपरेशन ऑफ
क्रेडिट सिस्टम। यहाँ पे इसको कर लीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ पे लिखने में ये दिक्कत हो गई है। इसी तरीके से यहाँ पे अत्रेया कमिटी इसको करिएगा, इंग्लिश हिंदी दोनों को मैच करते हुए चलिएगा। यहाँ पे जब हम डेव कमिटी की बात करेंगे तो ये आपका किस चीज से रिलेटेड है, असंगठित क्षेत्र की पेंशन योजना से रिलेटेड है, के लिए पेंशन योजना से। धानुका समिति की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे प्रतिभूति क्षेत्र में स्थानांतरण नियमों का सरलीकरण, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन ऑफ ट्रांसफर रूल इन द सिक्योरिटी मार्केट। जीवी रामकृष्णा कमेटी डिसइन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है, विनिवेश से रिलेटेड है। गायपोरिया कमेटी की जब हम बात करते हैं तो ये प्राथमिक शहरी सहकारी बैंकों में ग्राहक सेवाओं में सुधार से रिलेटेड है। इम्प्रूवमेंट इन द कस्टमर सर्विस एट प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक। क्लास इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, थोड़ा सा इसमें ना दिक्कत आ रही थी स्क्रीन पे तो ये थोड़ा सा हौच-पौच हो गया, लेकिन तब भी आप ध्यान से इन कमिटीज को एक बार पढ़ जरूर लीजिएगा। 2-3 बार पढ़ेंगे आपको याद रहेगा। मैं खुद आप लोगों को आज रिवाइज करा रही हूँ। देखिए JR वर्मा कमेटी की बात करेंगे तो चालू खाता आगे बढ़ाने का अभ्यास से रिलेटेड था, ये करंट अकाउंट से रिलेटेड था, आप ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है। जानकी रामन कमेटी की हम बात करेंगे तो ये प्रतिभूति लेन देन से रिलेटेड था, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन से, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए JJ ईरानी कमेटी कंपनी लॉ रिफॉर्म से रिलेटेड था, कंपनी कानून सुधार से। खुसरो कमेटी की जब हम बात करेंगे तो खुसरो कमेटी कृषि ऋण प्रणाली से रिलेटेड है। खान वर्किंग ग्रुप की बात करेंगे तो ये डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड है, विकास वित्त संस्थान से। महाजन कमेटी की बात करेंगे तो ये शुगर उद्योग से रिलेटेड है, शुगर इंडस्ट्री से। यहाँ पर क्लास कुछ और चीजें मैंने आपको बताया था, ये गरीबी से रिलेटेड है, पॉवर्टी से रिलेटेड है। पूछता है कि आप इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करिए तो आप एल्टर याद रखेंगे, ठीक है। ए से अलग कमेटी, लकड़वाला कमेटी, तेंदुलकर कमेटी, रंगराजन कमेटी, ये सारा किस चीज से रिलेटेड है, गरीबी से रिलेटेड है। तो सबसे पहले प्लानिंग कमीशन 1962 ने प्लानिंग कमीशन एक्सपर्ट ग्रुप का गठन किया था, जिसमें कि इन्होंने पॉवर्टी लाइन जो डिसाइड की थी, रूलर्स के ₹20 पर कैपिटा पर ईयर रिस्पेक्टिवली और अर्बन के लिए 25, ठीक है। उसके बाद अलग कमेटी 1979 में आई, लकड़वाला कमेटी 1993 में आई, फिर 2005 में तेंदुलकर कमेटी आई, फिर श्री रंगराजन कमेटी 2012 में आई, याद रखिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम देखेंगे तो अरविंद पनागेरिया टास्क फोर्स आया, ठीक है, जिसने की पॉवर्टी PPL की इन्होंने भी बात की, गरीबी रेखा की इन्होंने बात की। फिर नीति आयोग टास्क फोर्स, लेकिन ज्यादातर पेपर में यही कमिटीज पूछते हैं, आप याद रखेंगे एल्टर से अलग कमेटी, लकड़वाला कमेटी, तेंदुलकर कमेटी, फिर उसके बाद आपका रंगराजन कमेटी। परीक्षा में इसी तरीके से पूछा जाता है। यहाँ पर कर्व देख लीजिए, कुजनेट्स कर्व की अगर बात करेगा तो कुजनेट्स कर्व इनकम इनइक्वालिटी और पर कैपिटा इनकम के बीच में आपका ड्रॉ किया जाता है, और ये आपका डाउनवर्ड यू शेप का होता है। पेपर में किसी भी तरीके से प्रश्न बन सकता है, पूछ सकता है कि कुजनेट कर्व जो होता है वो वी शेप का होता है, डाउनवर्ड यू होता है कि डाउनवर्ड वी होता है कि स्ट्रेट लाइन होता है। तो आप याद रखिएगा ये डाउनवर्ड यू शेप का होता है, ठीक है। और पर कैपिटा इनकम में और इनकम इनइक्वालिटी के बीच में जो आय असमानता है, ठीक है, वो उसके और इसके पर कैपिटा इनकम के बीच में ये आपका ड्रॉ किया जाता है। यहाँ पे देखिए लॉरेंस कर्व जो है, यहाँ पे इनकम और पॉपुलेशन के मध्य ये ड्रॉ किया जाता है और कुछ इस तरीके का ये दिखता है। डायरेक्ट प्रश्न पूछता है कि किस तरीके का होता है। गिनी कोफिशिएंट की बात करेंगे तो यहाँ पर भी एक तरफ इनकम है, दूसरी तरफ यहाँ पे क्यूमुलेटिव शेयर ऑफ इनकम अर्न्ड है, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा किस तरीके का ये आपको मिलता है। यहाँ पर ये आपका लॉरेंस कर्व आपको मिल रहा है और इधर जो स्ट्रेट लाइन आपको इधर मिल रही है, ठीक है, लाइन ऑफ इक्वालिटी शो कर रही है जो कि 45 डिग्री पे आपकी ड्रॉन है। यहाँ पर देखिए इन्वायरमेंटल कुजनेट कर्व की बात करेंगे तो ये भी आपका डाउनवर्ड यू शेप का है। लाफर कर्व की बात करेंगे तो ये टैक्स रेवेन्यू और टैक्स रेट के मध्य आपका ड्रॉ किया जाता है, तो ये भी कुछ डाउनवर्ड यू शेप का ही है। फिलिप्स कर्व देख लीजिए, क्लास परीक्षा में पूछा है। फिलिप्स कर्व इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के मध्य आपका ड्रॉ होता है। पेपर में डायरेक्ट प्रश्न पूछता है ये सब कि फिलिप्स कर्व किसके किसके मध्य ड्रॉ होता है, ठीक है। कुजनेट कर्व डायरेक्ट प्रश्न, तो ये इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति और आपके अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में ड्रॉ होता है।
यहाँ पर कुछ संस्थाएं दी गई है, जैसे राष्ट्रीय दृष्टिहीन संस्थान कहाँ पर है, देहरादून में है। राष्ट्रीय अस्थि रोग विकलांग संस्थान कहाँ पर है, कोलकाता में है। अली यावर जंग राष्ट्रीय बधिर संस्थान कहाँ है, मुंबई में है। और राष्ट्रीय मानसिक विकलांग कहाँ पर है, सिकंदराबाद में। मैंने आपको बताया था दृष्टिहीन संस्थान की बात करते हैं, एकदम दृष्टि मतलब पूरा दृष्टिहीन, ठीक है, देहरादून जाने के लिए एकदम अंधे हो गए हैं देहरादून जाने के लिए, ठीक है। विकलांग कोलकाता, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। बधिर पूरा बहरे हो गए, इतना ट्रैफिक है, बधिर हो गए, सुनाई नहीं दे रहा, मुंबई जाना मुंबई जाना मुंबई जाना है, ठीक है। यहाँ पे विकलांग कोलकाता, कोलकाता में क्या हुआ था, क्रांति थी, लोगों को मारा, लोगों ने, भारतीयों ने ब्रिटिशर्स को बहुत मारा था, तो ऐसे याद कर लो, कोलकाता में। बधिर बहरे हो गए मुंबई जाने के लिए, ठीक है। मानसिक तरीके से विकलांग हो गए, मानसिक तरीके से विकलांग हो गए तो वो कभी भी सिकंदर नहीं बन सकता जो मानसिक तरीके से विकलांग हो। सिकंदर बनने के लिए मानसिक रूप से आपको बलवान होना पड़ेगा। तो इसी तरीके ये मैंने आपको पढ़ाया भी है, रिवीजन करा रही हूँ आपका, ठीक है। तो क्लास आज के सेशन को अब यहीं पे एंड करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे, इकोनॉमिक्स के और भी पोर्शन को कवर करेंगे, ठीक है। अगर क्लास आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइए। मेन पर्पस क्विक रिवीजन सीरीज का यही है कि जल्दी जल्दी चीजें आपको रिवाइज कराई जाए जो कि परीक्षा में पूछी गई है और जिसकी पूरी संभावना है कि आने वाले एग्जाम में भी यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं, ठीक है। हमने आधुनिक भारत डिस्कस किया, हमने पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी डिस्कस किया, हमने डिस्कस किया है इकोनॉमिक अर्थशास्त्र। अभी हम और भी सब्जेक्ट्स को डिस्कस करेंगे, लेकिन बस ये जो लेक्चर्स हम ले रहे हैं वो आपके लिए यूजफुल हो, ये आपकी मदद कर पा रहे हो, तभी हम इस सीरीज को और आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो आप लोग मुझे बताइएगा कि क्या ये आपके लिए हेल्पफुल है कि नहीं। मैंने आपसे पहले भी कहा है कि कमेंट बॉक्स के थ्रू ही मैं आपकी विचारों को जान पाऊंगी, ठीक है। तो क्लास लास्ट में फिर मैं आज आपसे यही कहूंगी, अपने लिए वफादार रहिए, खूब पढ़िए, ठीक है। एग्जाम आ रहा है, अब कोई भी बहाना नहीं चलेगा, अब आपको बस पढ़ना है। अभी पढ़ लोगे तो बहुत लाइफ बन जाएगी, अभी नहीं पढ़ोगे तो सोचते ही रह जाओगे। तो अगर सही में आरओ एआरओ क्वालिफाई करना है तो पढ़ाई शुरू कर दो, ठीक है। प्रीलिम्स क्वालिफाई ही करना है, भले पॉइंट नंबर से क्वालिफाई होगा लेकिन पढ़ो उसके लिए। पास्ट ईयर्स के प्रश्नों को लगाओ, ठीक है। उसके साथ ही साथ मॉक टेस्ट लगाओ, करंट अफेयर सर लोग क्लास ले रहे हैं, मैम क्लास ले रही, उन क्लासेस को देखो, करंट अफेयर को अपडेट करो अपने, साथ ही साथ क्विक रिवीजन सीरीज से रिवीजन करो, ठीक है। और मॉक टेस्ट लगाओ, सब देखना, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। तो थैंक यू सो मच क्लास। इसी तरीके से मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ डिकोड एग्जाम के साथ बने रहिए, खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए और बिल्कुल भी अपनी हिम्मत मत हारिए, आखिरी तक लड़ते रहिए, मतलब पढ़ते रहिए, ठीक है। बिना परेशान हुए आप जरूर सफल होंगे।